तो कंपनीज का बिजनेस शुरू करने का पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। बट ऐसी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट वो लोगों को सर्विस देना चाहती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे क्लब्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ये सारी की सारी इंस्टीट्यूशंस ओपन किए जाते हैं नॉन प्रॉफिट मोटिव से, यानी कि इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स देता है मेडिकल सर्विसेज, या कोई अनाथालय खोल दिया हमने, या बुजुर्गों के लिए आपने कुछ आश्रम वगैरह खोल दिया जहाँ पर उनकी सेवा करी जाती है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इनका पर्पस पैसा कमाने की बजाय ह्यूमैनिटी को सर्विस देना होता है। बट क्योंकि उनका मकसद तो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विस देना होता है, साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं, अब इनको भी अपना हिसाब किताब तो मेंटेन करना पड़ता है। तो ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ट्रेडिंग और P&L अकाउंट तो नहीं बनाते, बट स्टिल दे विल हैव टू मेंटेन सर्टेन अकाउंट्स। उनको कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लीगली ये रिक्वायर्ड है कि वो कुछ अपने अकाउंट्स को मेंटेन करें, ताकि उनको पता लग पाए कि उनके पास जो पैसा है क्या वो उनके खर्चे पूरे करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। इसके लिए ये लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह यहाँ पर बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, विच इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल उसी की तरह होता है। और साथ ही साथ ये लोग बैलेंस शीट भी बनाते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें पता लगता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके फीचर्स में। सबसे पहला फीचर बहुत ईजी है कि इनका जो एम होता है वो होता है सर्विस देना। जैसे मैंने हॉस्पिटल का एम बताया था, सर्विस देना होता है, पेशेंट्स को ठीक करना होता है। स्कूल का काम होता है एजुकेशन देना नॉमिनल रेट पर। ठीक है, तो इनका पहला काम है सर्विस देना। दूसरा काम है फॉर्म। ये जो कंपनीज बनती हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट होती हैं, ये चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह, सोसाइटी की तरह, या किस भी फॉर्म में बन सकती हैं। और जो इनके सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो इनको ज्वाइन करते हैं, उनको बोलते हैं हम मेंबर्स। तीसरी चीज होती है सेपरेट एंटिटी। ये जो एनपीओज होते हैं, ये आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इसका मतलब ये होता है, चाहे कोई मेंबर आए, चाहे कोई मेंबर जाए, चाहे कोई मेंबर मर जाए, यानी कि डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, एडमिशन, किसी भी चीज से उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस पर फर्क नहीं पड़ता है। वो ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज अपनी जगह पर स्टैंड रहती है। चौथा पॉइंट है मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन ही, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ मेंबर्स होते हैं। जो इनके मेंबर्स एक पर्टिकुलर कुछ लोगों का ग्रुप एक सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। मेजर सोर्स ऑफ इनकम, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास सोर्स ऑफ इनकम मेनली कहाँ से आती है? सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, डोनेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से ये लोग पैसे अर्न करती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस। सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स, क्योंकि इनका मकसद प्रॉफिट कमाना तो होता ही नहीं है। तो जब भी यहाँ पर सरप्लस आता है, यानी कि जब इनका रेवेन्यू इनके खर्चों से ज्यादा हो जाए, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं सरप्लस। तो उस केस में क्या होता है, सरप्लस के केस में जो सरप्लस बचता है उसको मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, बल्कि उसको कैपिटल फंड, जो इनकी यहाँ पर भी कैपिटल होती है बट यहाँ पर उसको कैपिटल ना बोलकर उसे कैपिटल फंड बोला जाता है। तो जो भी सरप्लस होता है उसको कैपिटल फंड के अंदर जोड़ देते हैं। जैसे आपको याद होगा, हम नॉर्मल जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें भी जब प्रॉफिट निकलता है कंपनी का P&L अकाउंट से, उस प्रॉफिट को बैलेंस शीट के अंदर जाकर कैपिटल के अंदर जोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी जो सरप्लस निकलता है उसको कैपिटल फंड के अंदर जोड़ दिया जाता है। अकाउंट्स, these organizations also have to maintain proper accounts। इनको भी मेंटेन करता है प्रॉपर अकाउंट्स, क्योंकि लीगली ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली एनपीयूज के अंदर तीन तरह के अकाउंट्स बनेंगे। एक को बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक को बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरी चीज बनती है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, अब दे रखा है जी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक प्रॉफिट रनिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट के लिए काम करती है उसमें क्या फर्क है। पहला, प्राइमरी मोटिव। नॉन प्रॉफिट का मोटिव क्या है? सर्विस देना। प्रॉफिट वाली का ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाना।
कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। नॉन प्रॉफिट दे डोंट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, बट वो क्या बनाते हैं, कैपिटल फंड बनाते हैं। जबकि जो प्रॉफिट वाली होती है वो क्या बनाती है, वो बनाती है कैपिटल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉन प्रॉफिट 3 अकाउंट बनाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। जब प्रॉफिट मेकिंग होती है वो बनाती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट, एनपीओ के अंदर जब उनकी इनकम उनके खर्चों से ज्यादा हो जाती है उसको सरप्लस कहते हैं, बट अगर खर्चे ज्यादा हैं इनकम से उसको डेफिसिट कहते हैं। ऐसे ही प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस निकलता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा सरप्लस हो या डेफिसिट हो वो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो कैपिटल फंड में हम एडजस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, सरप्लस होता है तो जोड़ देते हैं और अगर डेफिसिट होता है तो माइनस कर देते हैं। ऐसे ही P&L अकाउंट में क्या होता है, जब हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज की बात करते हैं वहां पर क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑनर्स ऑफ बिजनेस के बीच में, क्योंकि वो जो ऑनर है वो काम ही इसलिए कर रहा है कि वो प्रॉफिट कमाए उस बिजनेस में, इसलिए जो भी प्रॉफिट होगा वो ऑनर को बिलोंग करेगा। सिमिलरली अगर कोई लॉस भी होता है तो वो भी ऑनर को ही बिलोंग करता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से 3 अकाउंट बनते हैं, उनमें क्या क्या चीजें हम डालते हैं क्या नहीं डालते हैं। 3 अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और थर्ड है बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये क्या होता है। देखिए रिसीट एंड पेमेंट नाम से पता लग रहा है, रिसीट्स जो पैसा आएगा वो लिखना है, पेमेंट जो पैसा जाएगा वो लिखना है। तो बेसिकली कैश बुक की तरह बनता है डिट्टो। देखिए लिखा भी लिखा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन अ समरी ऑफ कैश बुक। तो जितनी भी हमारी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सभी को इस अकाउंट के अंदर डाल दिया जाता है। ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स which are entered in cash book are also entered in receipt and payment account। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लब को सब्सक्रिप्शन मिलती है मेंबर से, they will be recorded in the cash book in a chronological order, whereas receipt and payment account will contain total subscription received during the year। यानी कि कैश बुक में जब आपको बहुत सारी सब्सक्रिप्शन मिली, अलग अलग मेंबर्स ने कुछ पे किया, तो सबको हम क्रोनोलॉजिकल एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। बट जब मैं यही चीज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखूंगा तो मैं सिंपल लिखूंगा 1 करोड़ रुपए मिली सब्सक्रिप्शन टोटल, तो 1 करोड़ रुपए की मैं एक सीधी एंट्री कर दूंगा। ठीक है, अब सिंपल सा रूल यहाँ पर क्या समझ में आया भाई, कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक की तरह बनेगा और सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स जो कैश के थ्रू हुई है या बैंक के थ्रू हुई है सिर्फ वो आएंगी मेरी कैश बुक के अंदर। तो एनी ट्रांजेक्शन, सॉरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एनी ट्रांजेक्शन which is not recorded in cash book, तो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, तो यही ट्रांजैक्शन सेम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी एंटर नहीं होगी। तो बिल्कुल कैश बुक जैसे बनाई है 11th क्लास में, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के कुछ फीचर्स, सबसे पहला नेचर ऑफ अकाउंट। रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इसका मतलब है जब मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो डेबिट साइड में लिखूंगा मैं सारी की सारी रिसीट्स और क्रेडिट साइड में मैं नोट डाउन करूंगा सारे के सारे मेरे पेमेंट्स। बिल्कुल कैश बुक की तरह बनाना है। इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक। जैसे कैश बुक तैयार होती है स्टार्ट करते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से, जो कैश का बैलेंस होता है कैश वाले कॉलम में, बैंक का बैलेंस होता है बैंक वाले कॉलम में। बिल्कुल वैसे ही ये भी बनता है। और सिमिलरली अगर बैंक बैलेंस का ओवरड्राफ्ट है तो वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब थर्ड में कहता है नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं, देखिए हमने सीख लिया कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक की समरी होता है बेसिकली, एंड all cash receipts shown on debit side of this account irrespective of the fact they are of capital nature or revenue nature।
और वेदर दे रिलेट टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। कहने का मतलब बड़ा आसान तरीके से समझाता हूँ आपको मैं। कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस की जो इस साल हुई है कैश में या बैंक के थ्रू, वो आप इस साल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता वो ट्रांजैक्शन पिछले साल की है, करंट ईयर को बिलोंग करती है या किसी आने वाले साल की है। अगर वो चीज इस साल हुई है तो इस साल के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड में कर दूंगा। जैसे पिछले साल का रेंट अगर मुझे इस साल मिला तो मैं इस साल के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उसे डेबिट साइड में लिखूंगा, चाहे वो इस साल का नहीं है तब भी। लिखने का रीजन क्या है? क्योंकि मुझे वो इस साल रिसीट हुआ है, इस साल मुझे वो मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है कि आइटम कैपिटल नेचर का है या वो रेवेन्यू नेचर का है। जैसे एसेट की सेल परचेज, एसेट की सेल परचेज जो होती है वो कैपिटल नेचर का आइटम है। तो यहाँ पर एसेट की सेल करी मैंने, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर, कैपिटल रिसीट तो है मगर हमने सिर्फ क्या देखना है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, पैसा आ रहा है या जा रहा है तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री कर देनी है। बनाएंगे जब हम रिसीट अकाउंट और डिटेल में इसको सीखेंगे। क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करना है, उल्टा कर दो उसका। क्रेडिट साइड में सारी की सारी पेमेंट लिखनी है। ऑल कैश पेमेंट्स आर शोन ऑन क्रेडिट साइड। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैपिटल नेचर की है, वो रेवेन्यू नेचर की है, वो इस साल की है, इस साल की नहीं है, आगे आने वाले साल की है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पेमेंट जा रही है इस साल तो वो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप कैश बुक को बंद करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस निकलता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी बंद करना है। अगर आपका बैलेंस कैश वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, कैश बुक की बात कर रहा हूँ मैं, कैश कॉलम की, अगर आता है क्रेडिट साइड, कैश का तो हमेशा क्रेडिट साइड ही बैलेंस निकलेगा तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैंक का भी आता है तो वो भी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बट बैंक ओवरड्राफ्ट निकलता है, यानी कि डेबिट साइड में अगर बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो बैलेंस आएगा डेबिट साइड। बैंक की बात कर रहा हूँ, उस केस में हम बोलेंगे उसे बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद छठा पॉइंट, नॉन कैश आइटम्स रिकॉर्ड नहीं करना है। बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये कैश बुक की तरह होता है तो सिर्फ कैश वाले आइटम्स रिकॉर्ड करने हैं। नॉन कैश लाइक डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम्स, क्योंकि इनमें अभी हमने कैश ना आया है ना गया है, इसलिए इनको रिकॉर्ड नहीं करते। पर्पस क्यों बनाते हैं ये अकाउंट? इट शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक। तो इस अकाउंट का बनाने का पर्पस है हमारे पास कितना एंड में जाकर, ईयर के एंड में जाकर कितना कैश इन हैंड है और कितना कैश एट बैंक बना बचा हुआ है। देखिए जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं एनपीओ का, पहला था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा था बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का पर्पस तो होता है नेट इनकम और लॉस पता करना, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का पर्पस क्या होता है, हमारा कैश या बैंक का बैलेंस पता करना। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस भी दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक का, ये आप खुद गो थ्रू करना, ये बहुत आसान है। उसके बाद अगले अकाउंट पर चलते हैं जो इस चैप्टर के अंदर बनता है, उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, नाम से पता लग रहा है वो सारी इनकम्स जो बिजनेस में आती हैं और वो सारे खर्चे जो बिजनेस के होते हैं। जैसे एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बनाने से क्या पता लगेगा, इट रिवील्स सरप्लस और डेफिसिट अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो सरप्लस या डेफिसिट पता लगेगा एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर इन विच ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सो क्या करना है अब हमने यहाँ पर, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर। देखिए अब ध्यान से समझिएगा डिफरेंस। जब हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करी थी
तो मैंने कहा था चाहे वो रेवेन्यू नेचर का आइटम हो चाहे कैपिटल नेचर का, सब कुछ जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम जाएंगे। रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज से रिलेटेड है, वो सारे खर्चे और वो सारे लॉस डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। मगर अगर इनकम या गेन है तो वो लिखी जाएगी क्रेडिट साइड में। ध्यान रखने वाला पॉइंट है ये वर्ड रेवेन्यू नेचर के आइटम्स। उसके बाद इस अकाउंट को बंद करते हैं। अगर हमारी इनकम वाली साइड ज्यादा है और एक्सपेंस वाली साइड कम है तो बैलेंस बचेगा, वो हमारा होगा सरप्लस। बट अगर एक्सपेंस वाली साइड ज्यादा है और इनकम वाली साइड कम है तो बचेगा हमारा एक्सपेंडिचर, जिसको हम डेफिसिट भी कहते हैं या कह सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो सरप्लस को बुलाते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ऐसे ही डेफिसिट को हम कह सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। फीचर्स, नेचर ऑफ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होता है, तभी तो इसमें रूल अप्लाई होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड। ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है। सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम लेने हैं इस अकाउंट के अंदर, कैपिटल नेचर के आइटम को हमने इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन इट, बट उस फर्नीचर की सेल पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल करने से जो पैसा आएगा वो रिकॉर्ड नहीं करना, या परचेज करने से जो पैसा आएगा वो रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ उस ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे P&L अकाउंट बनाते थे हम लोग। ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, यहाँ पर P&L में कैश का भी रिकॉर्ड नहीं करते, तो यहाँ पर भी वैसे ही बिल्कुल नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक विल बी रिकॉर्डेड इन इट। एडजस्टमेंट, आपको याद है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट होते थे, बिल्कुल वैसे ही सारी उसी तरह की एडजस्टमेंट्स इस चैप्टर के अंदर होंगी और इस अकाउंट के अंदर होती हैं, जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पांचवा, इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट पीरियड। देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर मैंने बोला था कि खर्चा या जो पैसा आ रहा है या जो पैसा जा रहा है वो किसी भी ईयर को बिलोंग करता हो, आपने रिकॉर्ड करना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, यानी कि जो इनकम या एक्सपेंडिचर करंट ईयर को बिलोंग करता है उसको रिकॉर्ड करेंगे। प्रीवियस ईयर की फिगर या फ्यूचर ईयर की फिगर्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे, इसमें से हटा देते हैं। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है तो वो बाद वाले टाइम का मैंने फ्यूचर का पे कर दिया, तो याद है ना P&L में हम उसको माइनस कर देते थे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी, क्योंकि वो अमाउंट फ्यूचर ईयर का होगा, उसे यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे। बिल्कुल सेम ट्रांजेक्शन है जैसी ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते वक्त हम लोगों ने करी थी पहले 11th क्लास के अंदर भी। उसके बाद है छठा, पर्पस। पर्पस बड़ा आसान है, क्यों बना रहा हूँ मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? मुझे पता करना है अपने बिजनेस का सरप्लस या डेफिसिट, क्योंकि जब क्लोजिंग बैलेंस निकलता है इस अकाउंट का तो वो हमें बताता है सरप्लस या डेफिसिट के बारे में। कैसे पता लगता है? अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है डेबिट से तो सरप्लस है, डेबिट साइड ज्यादा आ रही है क्रेडिट से तो डेफिसिट है। सरप्लस होता है तो कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं, और अगर डेफिसिट होता है तो कैपिटल फंड से माइनस कर देते हैं। उसके बाद ये पूरा एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफरेंस दे रखा है। 10 पॉइंट है, मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट आपको अभी कवर अप कर दिए हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो उन्हीं सारे पॉइंट से बेसिकली इन्होंने समरी फॉर्म में ये चीज दे दी है। तो एक बार खुद आप ये चीज गो थ्रू करें, समझ में आ जाएंगे सारे पॉइंट्स, क्योंकि अभी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज और दे रखी है इन्होंने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड P&L अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, इसको एक बार गो थ्रू करेंगे जरूर। ऑब्जेक्टिव, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम पता करना। जबकि P&L का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नॉट नेट लॉस पता करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन बनाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस।
P&L कौन बनाता है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है नॉर्मली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी होती है हमें उसके बेस पर, जबकि P&L अकाउंट बनता है ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन के बेस पर। बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो बैलेंस आता है उसको बोलते हैं सरप्लस या डेफिसिट, जबकि P&L में जो बैलेंस आता है उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, तो दो अकाउंट समझ लिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब थर्ड चीज जो बनती है वो होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाते हैं। ये भी साल के एंड में एक पर्टिकुलर डेट को बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2020 इस तरीके से। और बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप पहले बना चुके हैं। हाँ, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं एसेट्स के ऊपर, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह लगाना है, या डेटर्स में बैड डेट्स की एडजस्टमेंट टाइप होती है, वो सारी चीज़ें, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, एसेट सेल हुआ है, एसेट परचेज हुआ है, वो सारे के सारे काम, वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हमने करनी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए, डेप्रिसिएशन है, प्रीपेड, अक्रूड इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, जो रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट से निकलेगा वो मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा एसेट साइड में। ओवरड्राफ्ट आया था तो वो मैं लिखूंगा लायबिलिटी साइड में। तो बेसिकली सारी की सारी एडजस्टमेंट्स जो हम नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं बैलेंस शीट बनाते वक्त, वैसे ही सारी की सारी एडजस्टमेंट यहाँ पर भी करनी है। एसेट साइड की बात हुई अभी, वैसे ही लायबिलिटी की तरफ लोन वगैरह होता है वो भी आपने लिखना है। उसके बाद कोई नया लोन कंपनी ने रेज किया है तो वो हमें मिलेगा रिसीट एंड पेमेंट साइड के डेबिट साइड में, क्योंकि जब मैंने लोन लिया होगा तो पैसा आया होगा, तो उसको वहां से उठाकर मैं लिखूंगा अपनी लायबिलिटी साइड में। ऐसे ही इफ देयर इज सम स्पेशल रिसीट, लाइक आपको डोनेशन मिलती है बिल्डिंग के लिए, तो ये भी हम लायबिलिटी की साइड में दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं, धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिकल्स बनाएंगे आइटम्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये भी हमारी लायबिलिटी में आती है। आप बैलेंस शीट को जरूर पहले रिवाइज करिएगा जो हमने 11th में सीखी थी, ट्रेडिंग P&L अकाउंट बैलेंस शीट, ताकि जब इस चैप्टर के प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीजें याद आ जाएं, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही आपने बनाना है। ठीक है, और फाइनली इसको हम बंद कर देते हैं। और जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल फंड के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस निकल रहा है तो जोड़ देंगे कैपिटल फंड में, और अगर डेफिसिट निकल रहा है तो कैपिटल फंड में से माइनस कर देते हैं, और इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट तैयार हो जाती है। ठीक है, तो आज सिर्फ मैंने आप लोगों को बेसिक नॉलेज दी है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, उन सब में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आज हमने सिर्फ ये सीखा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली क्या होती है, कैसे वो काम करती है। ठीक है,